इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अर्थशास्त्र अध्याय 2 संसाधनों के रूप में लोग भाग 2। हम पढ़ रहे थे अभी इसके पहले का संसाधन के रूप में लोग। तो ये देखो, निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं, और कुछ उदाहरण हैं जिसके वजह से लोग अधिक उत्पादन करने के लिए अपने आप को बना डालते हैं, ढाल देते हैं उसमें कि हम अब अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे मैं कहानी के माध्यम देखते हैं शकल की कहानी, शकल और नीचे है बिलास, उसकी कहानी भी बाद में बताते हैं। दो मित्र बिलास और शकल एक ही गांव सेमारपुर में रहते थे। सेमारपुर उनका गांव था। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता का नाम था बुट्टा चौधरी। क्या नाम था? बुट्टा चौधरी। खेतों में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू को भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उस समय मैट्रिक की परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा होती थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बुट्टा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल उनका नाम था, जो शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में, मतलब उसका नाम गांव के स्कूल में लिखाने के लिए जोर देते हैं कि बेटा गांव में स्कूल है, नाम लिखवा लो, पढ़ लिख लो, अच्छे काम करोगे। जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। अब एडमिशन भी हो गया। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अब पढ़ाई चालू, और उच्चतर माध्यमिक की शिक्षा प्रशिक्षा पास कर ली। अब देखो उसने क्या किया, जो शुरुआती दौर में स्कूल होता है, माध्यमिक विद्यालय, उसमें अपनी परीक्षा पास कर ली। ठीक है। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए, उसको मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए, उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यवसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। अब देखो, कंप्यूटर के पढ़ाने के लिए उसके पिता ने कर्ज लिया। शकल जो था वह प्रतिभाशाली था, मतलब एकदम होशियार तेज तर्राक था, और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। अब उस तक नौकरी पर लग गया। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बेकरी बढ़ाने में सहायता मिली। अब जिस कंपनी में काम करता था उसमें बेकरी बढ़ाने में, मतलब उनकी कंपनी को बढ़ाने में मदद मिली। सॉफ्टवेयर बना दिया इसके लिए। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नत किया, मतलब उसका प्रमोशन हो गया। बॉस खुश, प्रमोशन दे दिया। आगे देखो बिलास की कहानी। अब बिलास क्या करता है? बिलास 11 वर्ष का एक लड़का था। वो 12 का था, ये 11 का है, एक साल इधर उधर का है। वह शकल के ही गांव में रहता था। बिलास के पिता महेश एक मछुआरे थे, मछली मारते थे, मछली बेचते थे। बिलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट के मंडी में बेचती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपया कमा लेती थी। बिलास गठिया का रोगी बन गया था। गठिया वो कहीं कहीं स्टोन जैसा हो जाता है ना बाहर में, समझो ठेला, समझ लो स्किन पर ठेला हो जाता है, मतलब एकदम पत्थर जैसा, वो हिलता उलता नहीं है, वहीं पर रहता है। तो हो गया था उसको। उसकी माँ के पास इतने समय नहीं थे कि वह इतना उसके पास समय नहीं था कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। अब इतना उनके पास पैसे भी नहीं थे, समय भी नहीं थे। समय तो था लेकिन पैसा नहीं था कि वो डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। और बिलास जो था वो रुचि नहीं था उसको पढ़ने में, लेकिन शकल का था। शकल ने पढ़ लिया लेकिन बिलास रुक गया।
वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था। अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। मोहन उसका छोटा भाई, उसकी भी देखभाल करता था। कौन? विलास। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हो गया। अब विलास भी वहीं उसी गांव में मछली बेचने के लिए उसको भी वहीं पर मजबूरी में बेचना पड़ा। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था और विलास भी अपनी माँ की तरह बहुत कम रुपया कमाता था, ज्यादा नहीं कमा पाता था। अब देखिए, आइए चर्चा करें। क्या दोनों मित्रों के बीच आप कोई अंतर पाते हैं? वे कौन से अंतर हैं? आप ये बताओ कि उन दोनों के बीच में क्या अंतर था, शकल और विलास के बीच में? यही अंतर था कि एक पढ़ा लिखा था, एक नहीं पढ़ा लिखा था। और एक पढ़ने में रुचि, मतलब वो रुचि था उसको पढ़ने में शकल को, और विलास को नहीं था। क्रियाकलाप। पास के किसी गांव या झुग्गी इलाकों में जाएं और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें जो विलास या शकल जैसे परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। हमारे भी क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे लड़के बच्चे हैं जो ऐसे परिस्थितियों में जूझ रहे हैं। अभी भी 2023 की जनगणना छोड़ दो, मैं अपने आंखों देखी बात बता रहा हूँ। अभी भी बहुत लोग हैं जो ऐसे कंडीशन में पल भर रहे हैं, ऐसा करना पड़ रहा है, मजबूरी। इसीलिए मैंने सोच लिया है, कोई भी हो, चाहे वो लड़का लड़की पढ़ने लायक हो चाहे नहीं पढ़ने लायक, उसको शिक्षा हम देंगे, उसको हम पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। उसको मोबाइल भी देंगे, लैपटॉप भी देंगे, कॉपी किताब भी देंगे, स्कूल भी देंगे पढ़ने के लिए, सब देंगे, हम पढ़ाएंगे उसको। इसी जुनून के साथ हमने अपने आप को एक परिवार पोषण से हटाकर जन कल्याण में लगाया है, क्योंकि अपने आप को मैंने बलिदान किया है इसी के लिए। मैं चाहूंगा कि आप में से भी कोई ना कोई एक बने। मैं नहीं बोलता हूं कि अपने आप को पूरा डोनेट कर दो लोगों को, लेकिन कुछ बनो। कुछ बनने के बाद अब जो फिजूल में पैसे खर्चे करोगे, जितना भी पैसा फिजूल में खर्च करते हो वो मत करो। जैसा हम क्या करते हैं, जो मेरा बर्थडे का पैसा होता है, मैं बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करता। ना ही बर्थडे, ना ही फंक्शन, ना ही कुछ भी मैंने सेलिब्रेट अभी तक नहीं किया है। एक बार किया, उस दिन बहुत कुछ देखा लेकिन अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम कभी भी कुछ सेलिब्रेट नहीं करते हैं। उस पैसे को इसलिए बचाते हैं कि किसी जरूरतमंद के लिए वो काम आ जाएगा। फिजूल खर्ची भी बंद कर देते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे तभी हम किसी और को सुविधा दे सकते हैं, चाहे उसको मदद पहुंचा सकते हैं। मैं एक आइसक्रीम के, ये होता है ना आइसक्रीम दूध वाला, जिसको सेक बादाम बोलते हैं, तो वहां पर ठेले के पास खड़ा था। वहां पर सेक बादाम ही पी रहा था। तो वहां पे एक लड़का आया, बोला भैया पैसा, भैया पैसा, भैया पैसा। हम बोले बाबू पैसा नहीं देंगे, तुमको जो खाना है खिला देते हैं, हम जो भी खाना है बोलो मैं खिला दूंगा, पैसा नहीं दूंगा। तो उसने बोला कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मतलब भोजपुरी में बोला, क्योंकि बिहार का लड़का था, हाई खाएम। तो हमने उसको आइसक्रीम खरीद के दे दिया। मैं ये नहीं बताऊंगा कितने रुपए का दिया, उसने जिस चीज पे हाथ रख दिया कि हमको यही चाहिए, हमने उसी को खरीद कर दिया, चाहे वो कितना का भी हो, मतलब नहीं है। लेकिन जो चीज मांगा मैंने वो दिया, लेकिन पैसा नहीं दिया। मैं कभी रेलवे स्टेशन पर भी रहता हूँ, तो वहां पे कोई भी हमसे पैसा मांगता है खाना खाने के लिए, तो उसको मैं पैसा नहीं देता, लेकिन अपने पास जो हमारे खाने के लिए सामान होता है हम उस चीज को दे देते हैं। जैसे मैं लिट्टी रखता हूं तो लिट्टी दे देंगे, पूरी रखते हैं तो पूरी दे देंगे, सेव रखते हैं तो सेव दे देंगे, केला रखे हैं तो केला दे देंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे। अब कोई बोलता है कि हमें भूख लगा है, चलो भाई होटल में बैठा कर खिला देते हैं, लेकिन तुमको पैसा नहीं देंगे। तो ये नियम होना चाहिए हर किसी के अंदर। मैं हजारों लोगों को सुख सुविधा देने को सक्षम हूं, लेकिन उनको पैसा देने में सक्षम नहीं हूं। हर चीज दूंगा लेकिन पैसे नहीं दे सकता। इन दोनों व्यक्तियों के पढ़ाई में, अध्ययनों में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था
जबकि बिलास स्कूल नहीं गया। शकल स्कूल इसलिए गया क्योंकि उसके पिताजी ने भेजा, और बिलास किस लिए नहीं गया क्योंकि उसके पिताजी की 2 साल के बाद मृत्यु हो गई थी। शकल शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ था, और शकल शारीरिक रूप से ठीक था। उसके बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बिलास गठिया का रोगी था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी, मतलब कंप्यूटर में डिग्री हासिल की थी शकल ने। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। बिलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी, और जिस तरह उसकी माँ कम कमाती थी 150 रुपया पर दिन, पर डे, हमेशा रोज, उतना ही रुपया वो भी कमा पाता था। 150 रुपया से लेकर 200 रुपया तक रोज। अब बताओ 200 रुपया में कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। 200 रुपया मतलब एक आदमी का 2 टाइम का खाना, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। शकल के मामले में कई वर्ष की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ा दी, और शकल बहुत सालों तक पढ़ा, इसलिए उसके मेहनत का गुण को बढ़ा दिया गया। वो उसकी गुण जो था बढ़ गया, उसका पैसा ज्यादा मिलता है। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई, और इसके कारण उसकी उत्पादकता, मतलब जो भी उत्पादन करता था उसमें वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है, और उसका उत्पादन देश की समृद्धि में योगदान करती है, कि देश को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है उसके वजह से। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। और जब भी लोग कोई काम करता है तो उसको वेतन मिलती है, और नहीं तो जो चीज मांगता है वो मिलता है कंपनी से। बिलास को उसके जीवन के आरंभिक भागों में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकती। कोई शिक्षा, जैसे बिलास जो था उसके, मतलब जो भी उनका जीवन था उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों नहीं मिल सकता था। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। और जिस तरह माँ के जैसे मछली बेचता था, उसी के प्रकार जिस तरह माँ कम कमाते थे उसी तरह बिलास भी कम कमाता था, इसलिए उसके श्रमिक का वेतन भी बहुत कम था। जो भी मेहनत करता था उसका कम पैसा मिलता था उसको। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। और देखो, मानव संसाधन को अगर शिक्षा और स्वास्थ्य दो को सेवा दिया जाए तो भविष्य में प्रतिफल को प्राप्त कर सकता है। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है, और जिस तरह लोगों में यह निवेश किया जाएगा वे भूमि और पूंजी में ही निवेश करने के बराबर है। इसीलिए हमारे परिवार वालों ने जमीन नहीं खरीदे, बिल्डिंगें नहीं बनाई, ज्यादा कुछ हम लोग के लिए नहीं, कोई भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए, लेकिन हम लोगों को जो भी शिक्षा चाहिए वो शिक्षा हमारे परिवार के द्वारा हमें दिया गया, क्योंकि ये समझ पाए कि शिक्षा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मैंने बहुत रुपया लगाकर शिक्षा को प्राप्त किया, मतलब हमको पढ़ने में बहुत रुपया लगाना पड़ा, फिजूल खर्च वैसे होता था वो, एक तरह से मानू तो। लेकिन इसी के अनुसार सोचने की शक्ति मिली कि शिक्षा होती कैसी है, पढ़ाई किस तरह किया जाता है, पढ़ाई करने की नीति क्या होती है, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या करना है तो हम पढ़ सकते हैं, इसके बारे में सोचने को अब मिल गया। कभी आप इसके अलावा किसी दूसरे वीडियो को देखोगे, आप इंद्रजीत स्टडी पॉइंट, या इसी में एक चैनल को लिंक किया गया है, उसको आप देखोगे तो उसमें समझ में आएगा कि शिक्षा को प्राप्त करने की तरीका क्या क्या हो सकता है, और कुछ नहीं होते भी पढ़ाई को कैसे हम कर सकते हैं, शिक्षा कैसे प्राप्त हो सकता है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है
भविष्य में उच्च आय मतलब बहुत ज्यादा महीना मिलेगा उसको वेतन के रूप में, समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जा सकता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, और जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वे अपने बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, चाहे वो कुछ भी पढ़े लेकिन खूब पढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शिक्षा का महत्व क्या है। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखते हैं, और इसी के कारण स्कूली शिक्षा और उसका अच्छा स्वास्थ्य हो इस पर भी बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और स्वेच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्ट चक्र सृजित कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो एक ट्विस्ट है। क्या है? ट्विस्ट। यहाँ पर जो माँ बाप अशिक्षित और अस्वास्थ्य मतलब जिनका स्वास्थ्य खराब होता है, अस्वस्थ होते हैं, वे भी सुविधा अनुसार वो भी जो माँ बाप है वो अपने लिए दुष्चक्र और सृजित कर लेते हैं। अपने काम को किसी तरह जीवन को ढकेलने के लिए, किसी तरह बिताने के लिए वे अपने आप को ढाल लेते हैं। अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं, और वो भी लोग अपने बच्चे को जिस तरह उन्हें सुविधा नहीं मिला उन्हीं सुविधाओं से अलग उनको भी रखते हैं, वंचित रखते हैं, मतलब सुविधा उनको भी नहीं मिलती है। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है, और जापान मानव संसाधन पर बहुत निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है, बहुत धनी देश है जापान। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं, और वो लोग प्राकृतिक संसाधन का ही आयात करते हैं। जो भी बेचते हैं प्राकृतिक संसाधन बेचते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने, और जापान वाले कैसे धनी और विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की है उसी से ये देश धनी और विकसित बना है। वे लोग जितना भूमि और पूंजी को संसाधन नहीं उनके कुशल उपयोग किया है, जितना भी भूंजी नहीं, उनका जो इतना भी भूमि था, जगह, जमीन और पूंजी, उसका इस्तेमाल मतलब बहुत समझदारी से किया है। कुशलता किसी को ट्रेनिंग देने और कंपनियां लगाने में उसके इस्तेमाल किया गया, और हर किसी को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा दी गई, जिसके वजह से आज जापान है। पूरी देश भर में सर्विस देने वाला देश है। पूरे देश को एक इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में ले जाने वाला देश है जापान। हम लोग टेबल इस्तेमाल करते हैं लकड़ी का, जापान टेबल इस्तेमाल करता है डिस्प्ले का। हम लोग पेन इस्तेमाल करते हैं 2 रुपये का, वो लोग पेन इस्तेमाल करते हैं 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का, जिसमें बैटरी सिस्टम लगा रहता है। इसमें यह भी बताता है कि इंक कितना चलेगा। हम लोग लैपटॉप, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं बुक पढ़ने के लिए, वो लोग किताब का इस्तेमाल करते हैं बुक पढ़ने के लिए। सबसे बड़ी लाइब्रेरी आपको मिलेगी तो जापान में मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है? जितनी भी बड़ी आपको लाइब्रेरी मिला जापान में मिला, रसिया में मिला, अमेरिका में मिला, लेकिन बाकी जगह पर नहीं मिलेगा। भारत में बहुत कम जगह पर उतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है। पर्सनल लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं, लोगों की नहीं, सामाजिक सार्वजनिक नहीं, हर किसी के लाइब्रेरी का बात कर रहा हूं। मेरा लाइब्रेरी अब देखोगे तो अभी के तत्काल में 2 अलमारी भरे हुए हैं। कितना? एक अलमारी में 5 खाने हैं, मतलब 5 बॉक्स हैं। 5 दूनी 10 बॉक्स में किताबें भरे पड़े हैं। क्यों भरे पड़े हैं? क्योंकि हमें जरूरत है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसलिए भरे पड़े हैं। इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, और पुरुष और महिला का आर्थिक क्रियाकलाप कैसे
समझा जाएगा, इसके बारे में हम भाग नंबर 3 में पढ़ेंगे। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।